नमस्कार साथियों। जैसा आपको सभी को विदित है कि कल आरजेएस प्री का रिजल्ट आया। एक कट ऑफ जिसका सभी अनुमान लगा के बैठे थे 72 के अराउंड जनरल की कट ऑफ जाएगी, ठीक वही वेरी कर की है। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही आइडिया था कि 72 के आसपास जाएगी, और जो 6000 बच्चों का टेलीग्राम पे एक सर्वे था, सभी ने उसी को आधार बनाकर अपना कट ऑफ दी थी। अब ये डिस्कशन का विषय नहीं है कि कट ऑफ ज्यादा गई कम गई। 95 में से 73 क्वेश्चंस गए हैं कट ऑफ। प्री एग्जाम होता है, ज्यादा कट ऑफ चल जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आंसर आपको एग्जैक्ट पेपर में मिलता है। आपको चूज ही करना होता है कि हम ए के साथ स्टैंड करना चाहते हैं, बी के साथ स्टैंड करना चाहते हैं, या किसी और ऑप्शन के साथ स्टैंड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं, असली गेम शुरू होता है मेंस एग्जाम। यहां से ना तो इंटरव्यू के लिए कोई जगह बचती है, ना किसी अन्य बातों के लिए। अगर आपने मेंस एग्जाम को अच्छी तरह से निकाल लिया तो आपके लिए इंटरव्यू कोई मायने नहीं रखेगा कि इंटरव्यू में भी कुछ करना होता है। जनरल जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी का टेस्ट होगा, 5-7 लोग के क्वेश्चन पूछेंगे, 2-4 सोशल इश्यूज पर चर्चा करेंगे, लीगल इश्यू जो भी उस समय चल रहे होंगे करंट में, उन पर चर्चा करेंगे, और आपको थैंक यू सो मच बोल दिया जाता है। एक एवरेज नंबर सबको मिलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कर देते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते तो उनको कम मिल जाते हैं, और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 20-21-22 तक चले जाते हैं। तो मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग बात करते हैं कि जो मिनिमम 43 दिन इनके पास समय होता है, उतना ही इन्होंने समय दिया है। क्या कारण रहे समय कम दिया, ये हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ही समझ सकता है कि क्यों वो ऐसा करना चाह रहे हैं कि समय कम दे रहे हैं। एडीजे की वैकेंसी के रिगार्डिंग इसको पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी लास्ट आप 4 महीने से लास्ट 1.5 साल से देख रहे हो तो हाईकोर्ट का एक पैटर्न चल रहा है कि वो पहले एलडीसी करवाया उन्होंने, फिर स्टेनोग्राफर का करवाया, फिर लीगल असिस्टेंट के करवाए। तो एक एग्जाम को 2-3 महीने में कंप्लीट करके एक पूरी वैकेंसी को नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो शायद हो सकता है कि आरजेएस जल्दी करवाने का ये पर्पज। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो ट्रेनिंग के दौरान मैं बार बार बोलता हूँ कि हिंदी इंग्लिश के दम पे जो लोग आरजेएस बने हैं पिछली 2 वैकेंसीज में, हिंदी इंग्लिश के नंबर ज्यादा हैं, लो में कम थे। तो ऐसे बच्चों से भी अगर उनको बचने के लिए, तो उन्होंने चाहा कि कम समय में मेंस कंडक्ट करवाते हैं और एक अच्छे लेवल के बच्चे हम लेते हैं, क्योंकि इसमें वही पास कर पाएगा जिसने लो अच्छे से पढ़ रखा है। तो हो सकता है ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया हो। हमारे लिए वो चर्चा का विषय नहीं है कि क्या हुआ। हमारे लिए यह है कि 45 दिन आपके बच रहे हैं, और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद 45 दिन भी बचे नहीं है। 4-5 दिन आप ट्रेवलिंग में चले जाएंगे और 4-5 दिन आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। टोटल 35 दिन की बात करते हैं कि 35 दिन आपके पास है, वो क्या करना चाहिए, कैसे 45 दिन में कुछ किया जा सकता है। सबसे पहला, पिछले 2 या 3 पेपर मेंस के उठा के देखे, वहां से आपको समझ में आएगा कि पेपर में आता क्या है, क्या पूछा जाता है, और किस एरिया पे हमें वर्क करना चाहिए, कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग बना के नंबर लेना चाहिए। क्योंकि मैं लास्ट कट ऑफ की बात करता हूं, 2021 की कट ऑफ की बात करता हूं, क्योंकि मेंस रिटर्न होता है। उनकी इच्छा है कि कोई बच्चे को तो 1.5 नंबर सेम आंसर पे मिलता है, किसी को 2 मिलता है, किसी को 1 मिलता है, कभी कभी कोई 2.5 भी ले जाता है। तो वहां केवल मॉडल आंसर की होती है, आंसर कॉपी चेक करने के लिए लिमिट, और अकॉर्डिंग टू आंसर एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है उसी पे डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स देगा। इसलिए यहां पर आपके लिखने के साथ साथ आपके कर्म भी काम आते हैं कि आपके कर्म कैसे रहे हैं, वो भी आपको यहाँ सपोर्ट करते हैं। 2021 की मेंस की कट ऑफ की बात करता हूं, आई थिंक 149 और 149 फॉर जनरल, 147 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 141 ओबीसी। बाकी कैटेगरीज पे चर्चा नहीं करता हूं, मैं इन्हीं कैटेगरी को चर्चा करता हूं। बाकी सबको अपना अपना कैटेगरीज की पता है कि कट ऑफ कितनी जाती है। और एन एवरेज नंबर आप देखोगे लो के फील्ड में, तो आप एवरेज नंबर लो के फील्ड में 50-50 नंबर दोनों पेपरों में ला सकते हो। और यहां से बात करें ऐसे के फील्ड में, तो यहाँ एवरेज नंबर 40 नंबर आ जाते हैं।
तो यहां से 140 नंबर लाने में किसी को दिक्कत नहीं आती। लास्ट में जितने भी लोगों ने दिया होगा लगभग कोई 120 पे, 125 पे, 130 पर, 135 पे, 140 तक आए होंगे। जिनके 120 से भी कम है, नेचुरली उनका कहीं ना कहीं लो कमजोर होगा, या इंग्लिश ऐसे कमजोर है, या हिंदी ऐसे कमजोर है, कोई ना कोई पैर कमजोर है, तो वो दौड़ में बहुत अच्छी तरह से दौड़ नहीं सका। ऐसा कहा जा सकता है कि उसने बहुत अच्छी रेस नहीं लगाई मेंस के बच्चों के साथ। अब आपको क्या करना है कि प्रॉपर एरिया उठाएं, लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर के पेपर उठा के देखें। सबसे पहले लो पे बात करता हूं कि लो वाला पेपर आता है जो 100 नंबर का, वहां पर पहले 3-3 नंबर के या तो 8 क्वेश्चन आते हैं या 10 आते हैं 30 नंबर के। फिर उसके बाद 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या तो 5 आएंगे, तो यहां से 20 नंबर यहां से कवर होते हैं। फिर 6 नंबर के 5 आते हैं, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं, 36 नंबर यहां से कवर। देखो, जो आप मेजर एक्ट, माइनर एक्ट पढ़ रहे हैं, उनमें कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनको मजिस्ट्रेट डायरेक्ट डील करता है, और वो मजिस्ट्रेट के वर्किंग एरिया से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी एरिया से पिकअप होते हैं जो मजिस्ट्रेट का वर्किंग एरिया। जैसे मैं डीवी एक्ट की बात करता हूं कि कल मैं डीवी एक्ट को डील करवा रहा था, कुछ ऑफलाइन बच्चों को, 3-4 बच्चों से बात कर रहा था डीवी एक्ट को लेके। तो डीवी एक्ट का अगर कहीं से आप देखो कि 6 नंबर वाला या 4 नंबर वाला क्वेश्चन बने, तो कहां से बन सकता है। मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे बाद में चर्चा करूंगा। एरिया बता रहा हूं आपको कि किस एरिया पे आपको फोकस करना है, कहां से पढ़ना है, ताकि आप एक नंबर पे अप्रोच बना सके। डीवी एक्ट में मैं मानता हूं कि सेक्शन 3 डीवी एक्ट की जान है, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन, क्योंकि उसके बिना पूरा एक्ट कंप्लीट नहीं है। सेक्शन 12 मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन लगा, 13 पर उसने नोटिस इशू किया और 14 पर उसने काउंसलिंग के लिए अगर मामला भेजा है, तो इसको एक शॉर्ट वे में कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन लगेगा 12 में, 3 डे का टाइम दिया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर जाकर 2 दिन का उस पर नोटिस शुरू करेगा। वो प्रेजेंस होता है तो काउंसिल के लिए भेज सकते हैं, और 2 माह के बाद की कोई डेट निर्धारित कर देंगे और उनको प्रेजेंस के लिए। प्रेजेंस होने पर काउंसलिंग नहीं हो पाती है तो 5 प्रकार के ऑर्डर हैं जो 18, 19, 20, 21, 22 वो पास किए जा सकते हैं। तो एक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन लगा डोमेस्टिक वायलेंस का, तो क्या प्रोसीजर अपनाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कंक्लूड हो जाए। उसके बाद 18, 19, 20 और 21 चारों सेक्शन को डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मॉनिटरी ऑर्डर क्या है, प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है, या फिर रेजिडेंस ऑर्डर क्या है, या फिर प्रतिरक्षा आदेश को क्या बोलते हैं, देख लेना आप एक बार कि। तो इन चारों सेक्शन से और कोई प्रॉब्लम बन के आई तो इसका ऑर्डर 18 का ब्रीच का आपको पनिशमेंट पता होना चाहिए कि फाइन 1 ईयर होगा, 20,000 होगा 1 ईयर, और 20,000 और बोथ। इतना सा आपको पता है, डीवी एक्ट को घड़ी करके रख दीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब या तो 4 नंबर में इनमें से किसी को डाल देगा, इन तीनों ऑर्डर में से, या ये परिभाषा 4 नंबर में डाल देगा। तो एक प्रॉपर एक्ट के अंतर्गत गिने चुने सेक्शंस डील करने होते हैं, और उन्हीं पर फोकस करें, क्योंकि ये 35 दिन है, 35 दिन में आपको काफी कुछ करना है। जैसे अभी मैं ऐसे पर भी बात करूंगा, उसके अलावा मैं आपको जजमेंट राइटिंग पे भी बात करूंगा, सारे टॉपिक पे बात करूंगा, और क्या मैं इन 35 दिनों के दौरान करूंगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरा यह कहना है कि केवल मजिस्ट्रेट जिन चीजों को डील करता है उन्हीं से मेजर क्वेश्चन बनते हैं, वहीं पर काम करें। जैसे 154 से लेकर 172 तक, 173 तक, चार्जशीट तक, सीआरपीसी में हम मेजर चीजें देखते हैं। एफआईआर लॉज हुई, एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू पे बात करेगा। 161 के स्टेटमेंट, 164 कन्फेशन मजिस्ट्रेट के रूप में आपको ही करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कन्फेशन लिखने का मैनर क्या होगा, क्या क्या चीजें दी जाती है, कौन सी वार्निंग्स दी जाती है, कन्फेशन का एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट एविडेंस के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन बन सकता है। फिर कहां जाओगे, 167 में रिमांड इशू करना है, कब रिमांड दोगे, कब नहीं दोगे, 60 डे 90 डे का पीरियड डिफॉल्ट होने पे क्या कंडीशन होगी। एक क्वेश्चन वहां से छूट गया, एफआईआर नहीं लिखता है अगर एसएचओ, तो क्या रिलीफ है। फिर आप 154(3) में जाओगे, वहां नहीं होता तो
156(3) का ऑर्डर करवा सकते हो। वहां से नहीं होता, रिवीजन करवाइए, लास्ट में आपको 482 हाई कोर्ट में जाके एफआईआर के लिए ऑर्डर करवा सकते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस जो साकिरी बसु के केस में कहा गया था आपको मेंशन करना पड़ेगा। 167 के बाद आप 173 पे आ जाओगे। चार्जशीट आई है, तो क्या चार्जशीट आने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो सकता है, क्या री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो सकता है, दोनों पे बात करेगा, वहां से कोई चीज पूछा जाता है। चार्जशीट नहीं आई, फाइनल रिपोर्ट आ गई, मामला बनता हुआ नहीं पाया जाता, क्या क्या विकल्प है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है, क्या प्रोटेस्ट पिटीशन को पे आगे कार्रवाई की जा सकती है कि एज ए कंप्लेंट। सेक्शन 200 पे चले जाओ, कंप्लेंट आई तो क्या होगा। 190 कोग्निजेंस लेना मजिस्ट्रेट का कार्य है, तो कोग्निजेंस क्या। एक मेजर एरिया चार्ज फ्रेमिंग होगा। चार्ज फ्रेमिंग के बाद एविडेंस कैसे लेने एक्यूज के और प्रोसिक्यूशन के, जिनके भी एविडेंस लेने का मैनर मजिस्ट्रेट को पता होना चाहिए, अपील और बेल पता होनी चाहिए। ये सफिशिएंट एरिया है। कंपनसेशन देते हो तो आपको 357 ABC इनको डील करना पड़ेगा। तो कुछ मेजर एरिया को अगर आप कवर करते हैं तो मैक्सिमम 80% पेपर वहीं से बनेगा। और वो जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो डिसाइडिंग एरिया होता है। अगर जैसे आपने शुरू के 3 नंबर वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टार्ट किया तो ये आपका क्या हो जाएगी, एक तरह से पेपर की शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी, और स्टार्टिंग एक अच्छा इंपैक्ट डालती है। पर यहाँ कॉपी चेक में एक बड़ा ट्विस्ट वाला बात है कि 5 क्वेश्चन ही एक व्यक्ति के द्वारा चेक होते हैं, तो इंप्रेशन ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। आपने शुरू के 2 क्वेश्चन अच्छे लिखे, बाकी के 3 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे लिखे थे कि अच्छा इंप्रेशन जाएगा, पर 5 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट के पास चला गया और 6ठा क्वेश्चन आपका बेकार था, तो उसके पास तो अपना बिगड़ गया। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर 1 से 5 तक ही करेंगे तो हम फर्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन और 21 वाला क्वेश्चन अच्छा कर दे। ऐसा भी नहीं होता। 1 से 3 तक करवा देंगे, फिर 4 से 7 करवा देंगे, तो वहां कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन या तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इनको आप ठीक तरह से छोटे आंसर के रूप में भी अगर डील करते हैं और इसका समय बचाकर आप इन क्वेश्चनों पे खर्च करते हैं तो एक मेजर क्वेश्चन होते हैं, यहाँ आपको बड़ी चीजें मिलेंगी। जैसे रेफ जेफ्टे क्या है, या आपको पूछ लिया प्लियो पेलिबी का कंसेप्ट पूछ लिया, डाइंग डिक्लेरेशन पूछ ली, कन्फेशन का पूरा पूछ लिया, या फिर आप ओरल एविडेंस के ऊपर पूछ लिया कि क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा ओरल एविडेंस को ओवरराइड किया जा सकता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मेजर लेवल पर पूछा जा सकता है, वैसे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे, और इनको ठीक तरीके से डील करते हो तो नंबर काफी अच्छे आ जाते हैं। जैसे यहाँ 3 नंबर का कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे गलत भी हुआ, पर आपने 6 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन से आपको 4 नंबर भी मिलते हैं, तो वहां से आप एक अच्छा नंबर कवर कर सकते। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखेगा। मेरा सजेशन है प्रत्येक स्टूडेंट को कि कम से कम 15 पेपर किसी भी टेस्ट सीरीज के, एनी टेस्ट सीरीज के कम से कम 15 पेपर लगाएं, क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएंगे। किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कोई इशू नहीं है कि किस इंस्टीट्यूट की लगा रहे हैं, यहां आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। पहले 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, या तो उनको क्वेश्चनों को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए या नंबर को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। जैसे 100 नंबर का पेपर है, 180 मिनट में आपको डील करना, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 50 सेकंड प्रत्येक 1 नंबर के लिए आपको काम करना। अब जैसे 3 नंबर का पेपर आया आपके पास, तो 3 नंबर के लिए आपको टोटल 5 मिनट 70 सेकंड मिलेंगे, तो 3 नंबर के क्वेश्चन को आप 5 मिनट में कंप्लीट करें। अब अगर आपके पास 3 नंबर वाले 8 क्वेश्चन आए हैं, तो आपका सीधा सा काम है कि आपको शुरू के 40 मिनट या 35 मिनट में उनको कंप्लीट करना। अगर पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट कमजोर है। दूसरा, नंबर भी कम होते हैं। देखो 100 में से नंबर आएंगे तो आपको 50-55 नंबर लाने में दिक्कत नहीं आई।
पर अगर नंबर ही आपके 85 नंबर का आपने पेपर अटेंड किया तो 85 से 55 लाना एक मुश्किल काम होगा, इसलिए पेपर पूरा अटेंड करें। और पेपर अटेंड करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किसी भी टेस्ट सीरीज को उठाएं, टाइम बांधे, स्टॉप वॉच लगाकर उसको अटेंड करें। जैसे अभी मैं फर्स्ट पेज पर ही बात करता हूं कि यहां मैं आपको बात कर रहा था कि 8-8 नंबर के 3-3 नंबर के 8 क्वेश्चन आए, यहां आप 35 मिनट का टाइम मान लें। 4-4 नंबर के आए 5 क्वेश्चन, तो लगभग 8 मिनट, अगर 7 मिनट एक क्वेश्चन का बेटे 5 का देखे तो यहां से आप 35 मिनट का मैनेजमेंट मान लें। फिर ये 6-6 नंबर वाले आते हैं तो 12 मिनट 11 मिनट मिलेंगे, तो आप लगभग 10-10 मिनट इस क्वेश्चन पे खर्च करें। 6-6 नंबर वाले पे 1 आवर यहां पर खर्च कर दें। अब रिमेनिंग जो आपके बचे हैं 50 मिनट, वो आपको जजमेंट राइटिंग पे डालने हैं। जजमेंट राइटिंग एक मेजर रोल अदा करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेनिंग पीरियड में जो मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग करवाते हैं वो 6 महीने कैंप, जुडिशियल कैंप ऑफ जोधपुर में आपके ट्रेनिंग होती है। हाईकोर्ट की जो राजस्थान जुडिशियल एकेडमी है वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है। 6 महीने फील्ड में आपको मजिस्ट्रेट के पास काम करने के लिए भेजा जाता है। तो जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है उसमें 6 महीने आपको एकेडमी के अंदर जजमेंट राइटिंग पर ही काम सिखाया जाता है, जजमेंट राइटिंग पे। और आपकी जजमेंट राइटिंग वहां बहुत वीक आती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो पिछले 2 बैचों से जा रहे हैं वो ऐसे में अच्छे मार्क्स के दम पे आरजे सेलेक्ट होके गए हैं, और ट्रेनिंग के दौरान दिक्कत आती है, फाइनल पेपर में मार्क्स नहीं ले पाते। फिर वहां पर ये कमी फील होती है कि क्या जजमेंट राइटिंग, क्या हम जो पेपर करवा रहे हैं या जो पेपर की स्टैंडर्ड है वो गलत तो नहीं है। क्योंकि हमें एक लॉ के फील्ड में एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए होता है जो एज ए बेंच पर मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर सके, और हम एक ऐसा बच्चा लेकर आ रहे हैं जो लॉ के फील्ड में तो एन एवरेज स्टूडेंट है, और हिंदी इंग्लिश में एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर वो आरजेएस फील्ड पे आ गया है, आरजेएस बन गया है। तो जजमेंट राइटिंग बहुत कठिन आने वाली है। एक अच्छी लेवल की जजमेंट आएगा, 2-2 जजमेंट दोनों में आएंगे, ठीक है। 20 नंबर का तो सिविल में आने वाला है और 20 में क्रिमिनल में, और अच्छे लेवल का है। ऐसा नहीं होगा नॉर्मल जजमेंट होगा और आप देखते ही कर देंगे, जैसे पैसे की वसूली का वाद आ गया या नॉर्मल चेक बाउंस के केस आ गए, या क्रिमिनल मामलों में देखे तो चोरी का आ गया या किसी के साथ ग्रीवियस हर्ट का आ गया। नॉर्मल अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगी और काफी बड़ी थ्योरी आएगी उसमें, एक एक पेज का हिंदी में, एक एक पेज का इंग्लिश में आएंगे, और दोनों स्टेटमेंट, प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा, एक्यूज ने क्या कहा, मतलब कि वाद पत्र और लिखित कथन दोनों साथ में आएंगे कुल मिला के। तो आपको यहां पर कम से कम 25-25 मिनट बचा के रखने हैं दोनों जजमेंट के लिए, ताकि जजमेंट को ठीक से डील कर पाए। 20-20 भी अगर मिनट बचते हैं आपके, कि आपने लास्ट में 40 मिनट बचा के रख लिए जजमेंट के लिए, तो वो बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे। मैं क्वेश्चनों पे, लॉ के फील्ड पे वापस आऊंगा, पहले मैं जजमेंट राइटिंग को डील कर लेता हूं ताकि बाद में भूले ना इसको। हमारी सीरीज चल रही थी जजमेंट राइटिंग को, ठीक है, और मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे। एक पे मैंने फॉर्मेट पे बात की थी, दूसरे पे मैंने एक प्रॉब्लम को सोल्व किया था। उस प्रॉब्लम पे मैंने बताया था कि कैसे इसको प्रोसिक्यूशन के पक्ष में डिसाइड कर सकते हैं और कब इसको एक्यूज के पक्ष में डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कब तक कन्विक्ट करेंगे और कब एक्विटल करेंगे, दोनों करते हैं तो एविडेंस का एप्रिसिएशन कैसे किया जाता है, उस पर मैंने आपसे बात की थी। इस सीरीज को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, सिविल और क्रिमिनल जजमेंट प्लस चार्ज फ्रेमिंग एंड सिविल ऑर्डर। सिविल में जो ऑर्डर के आते हैं क्वेश्चन, कि कोई एप्लीकेशन आ गई, चाहे 110 की आ गई या जो 911 की आती है, कोई वाद पत्र खारिज कर दिया जाता है, उसको वापस से अपाफ्ट करवाते उस ऑर्डर को, तो ऐसा कोई ऑर्डर आ गया, ऑर्डर लिखने के फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। तो सिविल और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग और सारा जजमेंट राइटिंग के पोर्शन को डील करेंगे। मेरा टारगेट है कि ईच स्टूडेंट 20 सिविल और 20 क्रिमिनल के जो 40 नंबर का जजमेंट राइटिंग आएगा, वहां कम से कम मिनिमम 20 नंबर आप लेकर आए, ताकि
एक एरिया है जो 80 नंबर का, वहां से अगर आप एवरेज 80 नंबर का लो, जो आपने साल भर से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, लो आपने हर जगह पढ़ा। और अगर मैं भी लो पढ़ाऊंगा, मैं अभी कोशिश करूंगा कि 10-15 कंसेप्चुअल क्लासों पे बात करूं कि सबसे पहले जो क्रिमिनल मामलों में 154 से 173 के बीच में जितने कंसेप्ट बनते हैं उन पर बात करें। कि जैसे सेम डे अगर चार्जशीट आ गई, सेम डे और बेल की एप्लीकेशन आ गई, जैसे 90 दिन कंप्लीट हुए, अगले दिन एक्यू जाके बेल एप्लीकेशन लगा रहा है, उसी दिन बेल एप्लीकेशन लगने के 1 घंटे बाद ही चार्जशीट आ जाती है, तो मजिस्ट्रेट को क्या एक्शन लेना होगा। ऐसी कोई भी अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो मैं उनको डील करने का तरीका बताऊंगा कि क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, किन पर बात करते हैं। ऐसी कई चीजों को डील करूंगा, सभी सब्जेक्ट में देखूंगा कि कहां कहां से कोई कंसेप्ट है जो बना के पूछा जा सकता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी, उन पर बात करेंगे। तो 80 नंबर का जो लो आएगा, प्योर लो आएगा, जो आपके सब्जेक्ट से होंगे, जिनको आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट, तो वहां से मुझे उम्मीद है कि 50% मार्क्स आपने अगर पढ़ा है तो आराम से आप 40 नंबर का पेपर ले आओगे। और अगर मैं जजमेंट राइटिंग पर मेहनत करके 20 नंबर दिलाने में कामयाब रहता हूं, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप 55 नंबर 60 नंबर की लेवल पे जाने की स्थिति में होंगे। आप कॉपियां एनालिसिस कर लेना, पिछले सालों की 10 सब देख लेना। क्रिमिनल में 72 नंबर हाईएस्ट नंबर थे मेरे हिसाब से, जब मैंने 2021 वाली को शायद नंबरों को एनालिसिस नहीं किया, उससे पहले का 72 नंबर क्रिमिनल में हाईएस्ट नंबर। इतने नंबर हर किसी के नहीं, एक्सेप्शनल कोई 2 या 1 स्टूडेंट के ही इतने नंबर आते हैं, 1-2 स्टूडेंट इसके ही 72 की लेवल तक जाते हैं। बाकी आपको 50 से 60 की लेवल में मिलेंगे 40 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट। बाकी सभी स्टूडेंट 50, यहां से लेकर 40 से लेकर 50 की जगह 52 की लिमिट कर लो, यहां से आपको 70-80 स्टूडेंट मिलते हैं जो सिलेक्शन की लेवल पे, जैसे मान लो कि 120 सीटों के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो ये बच्चे इस लेवल पे सेट होते हैं, 40-50 जो सेलेक्ट होते हैं। बाकी आप देखना कि 70-80 बच्चे 40 से 52 की लेवल पे रहते हैं, क्योंकि स्केलिंग होती है। मैं बता चुका हूं कॉपी चेक करने का मैनर क्या है, कैसे मार्किंग होती है। तो आप अगर लॉ के फील्ड में एक अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप टारगेट सेट कर लो कि मुझे 60 नंबर के एरिया पर बहुत अच्छा काम करना, पेपर तो पूरा ही अटेंड करना, जो सेक्शन आप लोग के पढ़ रहे हैं सब चीजों को आप लिखोगे भी। और कोई क्वेश्चन अगर एक्सेप्शनली ऐसे एरिया से आ जाता है जो आपने नहीं भी पढ़ा, तो आप प्री पास करके आए हो, आपको नेचुरल पता है कि ये सेक्शन की हेडिंग ये है और यहाँ 2 बातें लिखिए। जैसे कब समन मामले को वारंट मामले में चेंजिंग करेंगे, तो आपको पता है कि कोई 6 महीने से ज्यादा का सजा है तो उसको समन मामले को वारंट मामले में चेंज कर सकते हैं। अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता तो आप इसकी सेक्शन नंबर लिखाते और 4 लाइनें लिखाते नॉर्मल भी, तो आप भले इसको याद करके नहीं गए थे, पर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको पता था कि समन मामले वाली हेडिंग इस सेक्शन में है और 6 माह से ऊपर वाला है तो यहां पर सेट किया जाए। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर कोई रेंडमली ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं पढ़ के गए उसको भी आप डील करेंगे और एक नॉर्मल आंसर लिखते हो, 1-1.5 नंबर आराम से आ जाते हैं। तो आप फोकस करें कि मेजर जो एरिया है जहां से 6-6 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना है, या 4 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना, उस एरिया पर वर्क करें। आपको पता नहीं है कौन सा एरिया होगा, मैं प्रॉपरली कोशिश कर रहा हूं कि कल से मेंस वाले ग्रुप में वो सेक्शन बता दूं प्रत्येक सब्जेक्ट के जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इंपोर्टेंट एरिया को बता देता। ठीक है, लॉ के फील्ड में मैंने बता दिया कि आपको इंडिविजुअल मेहनत करनी होगी। दूसरी चीज और समझ लो कि जो ये टेलीग्राम, यूट्यूब पर भटक रहे हैं, भटकने का मतलब कि किसी चीज के लिए भटक रहे, वो स्थिर हो जाए। भटकने वाले लास्ट तक भटकते रहते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, यहां कमेंट करेंगे, वहां कमेंट करेंगे, ये मिला वो नहीं मिला, किसी को गाली दे लेंगे, किसी को कुछ कर लेंगे, इससे रिजल्ट परिवर्तित नहीं होगा। सीधी सी बात है कि सार्वजनिक दुनिया को छोड़कर अकेले में चले जाओ।
बात को समझना, क्यों बात ये कह रहा हूं, सार्वजनिक दुनिया को छोड़कर अकेले में चले जाओ, बहुत शांति से सुनना इस बात। अगर खुद का विकास करना है, अगर खुद का विकास करना है, अब ये सार्वजनिक दुनिया क्या है और मैं क्यों इसको छोड़ने की बात कर रहा हूं। देखो, आप पिछले सालों के पेपर उठा के देख लेना, 90% पेपर बेयर एक्ट से आ रहा है, ठीक है, 90% पेपर बेयर एक्ट से आ रहा है, तो पढ़ना बेयर एक्ट ही है। फिर किसी काका जी के हाथ क्यों जोड़ने हैं और किसी काका जी को क्यों बार बार उसको जाकर इस चीज के लिए बोलना है कि सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। रियल बात क्या है कि पेपर बेयर एक्ट से आना, तो बेयर एक्ट में जो सेक्शन इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट सेक्शन क्या है, कहीं कोचिंग बता देंगे, कोई इशू नहीं है। मेरे मेंस के ग्रुप में एक एक बेयर एक्ट के लेकर एक एक बेयर एक्ट के सेक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। कल से ही मैं डालना शुरू कर दूंगा, टेक्स्ट मैसेज के रूप में आएंगे कि एनआई एक्ट में ये 5 सेक्शन पढ़ लो, पीओ एक्ट में ये 8 सेक्शन पढ़ लो, डीवी में ये 6 या 8 सेक्शन जो भी मैं बताऊंगा वो पढ़ लो, ए सारे में ये 14 सेक्शन याद कर लो, 12 सेक्शन याद कर लो, जितने भी सेक्शन नंबर में बताता हूं वो याद कर लो, एविडेंस में ये करना है, उसमें ये करना, सारी चीजों पे खुल के बात करूंगा। ईच डे एक एक के इंपोर्टेंट सेक्शन पे बात करूंगा जहां से मेंस का पेपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है ऐसे मिसलेनियस प्रोविजन से जो मजिस्ट्रेट डील नहीं करता। आपको एक मजिस्ट्रेट बना रहे हैं और मजिस्ट्रेट जिन चीजों को डील करता है उनके बारे में आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो जब 90% पेपर बेयर एक्ट से आना है तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। क्यों आप इधर उधर भटक रहे हैं? क्यों टेलीग्राम पर आकर एक दूसरे को मैसेज करके पूछते हैं कि चले चले क्या, रिट में चले क्या, कोई ये मिल जाएगा क्या, वो मिल जाएगा। दूसरी चीज एक और बात करता हूं, जजमेंट राइटिंग। मैंने आपको बताया था जजमेंट राइटिंग इज लाइक ए फॉर्मेट, और मैं नहीं कह रहा, राजस्थान में सबसे स्टेब्लिश इंस्टीट्यूट अगर किसी को आप मानते हो तो जेकिल्स इंस्टीट्यूट है, सबसे पुरानी और सबसे स्टेब्लिश है, ठीक है। आपका जेकिल्स इंस्टीट्यूट का एक वीडियो देख लेना, शायद 29 जून का होगा, जहां वो एक जजमेंट राइटिंग ऐसे इजी ऐसा कुछ करके उसका हेडिंग्स के साथ वो क्वेश्चन है, वो बहुत इजी वे में आपको चीजें बता रहे हैं, ठीक है। वो एक बड़े टीचर है, स्टेब्लिश टीचर है, और बहुत क्लियरली चीजों को आपको क्लियर कर रहे हैं कि जजमेंट राइटिंग में पहला चीज फॉर्मेट का है, जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बताया था, और उससे पहले भी कह रहा था कि फीस ली जा सकती है, किसी भी चीज की फीस ले सकता हूं। मैं भी जजमेंट राइटिंग की 2000 रुपए फीस लेता, आप भी देखते कि अकॉर्डिंग टू 5000 के अकॉर्डिंग 2000 इनकी सस्ती इनसे ही ले लेते हैं। तो जजमेंट राइटिंग में फॉर्मेट है, फॉर्मेट में लॉ फुलफिल करना और उसी पे काम होना। एक्चुअल में आपको फॉर्मेट पता है, लॉ फुलफिल कर रहे हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, ई कोर्ट की वेबसाइट से जाकर आप जजमेंट डाउनलोड कर लो। ई कोर्ट की वेबसाइट है, वहां ई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक कोर्ट के कोई भी डेट से, यहाँ की डेट से लेके यहाँ तक की डेट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के या सीजेएम कोर्ट के जजमेंट देख लो। जजमेंट की कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होती है, आराम से डाउनलोड कर लो। मैंने डाउनलोड कर रखी है, पर मैं पहले भी किसी मामले में गलत शिकार हो चुका हूं। आप में से किसी लोगों ने शिकायत की, इसलिए मैं नहीं चाहता कि पर्सनली दोबारा कुछ चीजों को दोहराऊं। तो मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट ई कोर्ट की वेबसाइट से जाकर जजमेंट डाउनलोड करें और उस जजमेंट को पढ़े। 4 जजमेंट 3 जजमेंट आपने पढ़ लिए तो आपको फॉर्मेट के साथ साथ जजमेंट में एविडेंस का एप्रिसिएशन करना आ जाएगा। जजमेंट राइटिंग में 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, किस किस सेक्शन में आप चार्ज फ्रेमिंग कर रहे हो, चार्ज फ्रेमिंग के सेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। दूसरा, कि आपने क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड क्या बनाया, औदार्य प्रश्न क्या बनाया, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको, जिस पर आप लॉ और एविडेंस का एप्रिसिएशन करना चाहते हैं। तीसरा, आपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो जिसके पक्ष में डिसाइड करना था मामला, प्रॉब्लम क्या कह रही थी,
अगर प्रॉब्लम कह रही है कि एक्यूज के पक्ष में जाए तो आपको एक्यूज के पक्ष में जाना चाहिए, प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जाए तो प्रोसिक्यूशन में। तो एविडेंस का एप्रिसिएशन बहुत तरीके से होना चाहिए और वहां जितने हो सकते हैं लॉ के प्रोविजंस उनको यूज करें और फोर सेंटेंस प्रॉपर पास करना है। और वहां पर अगर प्रोबेशन या अदर रिलीफ देने हैं तो वो चीजें, ये 4 चीजों का ही काम है। अगर अब आपने फॉर्मेट सीख लिए तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को उठाओ किसी भी किताब से और 4 चीजों पे काम करो। चार्ज फ्रेमिंग किस सेक्शन का होगा, इसमें क्वेश्चन टू बी डिटरमाइन क्या होना चाहिए, एविडेंस का एप्रिसिएशन क्या होना चाहिए, सेंटेंस क्या होना चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा और मैं 30 जुलाई से पहले सारे जजमेंट राइटिंग की क्लासें करवा दूंगा आपकी। 30 जुलाई मेरे लास्ट डेट है, अगस्त में आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उससे पहले मैं ऑर्डर सिविल हो चाहे सिविल जजमेंट हो चाहे क्रिमिनल जजमेंट हो या क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग वगैरह हो, सब पे काम करेंगे। ठीक है, तो आप ई कोर्ट से जाके जजमेंट डाउनलोड करें, पढ़ ले, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दूसरी, ऐसे का भी एक अच्छी उपयोगिता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। चैट जीपीटी है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। यहां से बहुत कंक्लूजिंग मैटर निकलता है कि सारी वेबसाइटों पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको बिल्कुल डाटा को आप कंक्लूड करके एक अच्छा डाटा निकाल सकते हो और अपने ऐसा के पैरा बना सकते हो। ऐसे को पर्सनली एक टॉपिक पे तैयार करो या उसके पैरा बना के रख लो कि जहां इन पैरा का यूज आएगा वहां यूज कर लेंगे, वो फायदेमंद। डायरेक्ट में बने हुए ऐसे प्रोवाइड करवा रहा हूं। आज मैंने अभी राजस्थान का इंद्रधनुषीय संस्कृति पर ऐसे डाला था, वो मैंने बताया था किसी व्यक्ति ने कहा था कि आप इंस्टीट्यूट तो खोल के बैठे पर आपके पास सामान नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चलो कुछ भी हो, ये काम आपका नहीं है कि मेरी चीजों को बैठकर आप वहां पर इवेल्युएट करें। आप एक स्टूडेंट हैं, मैंने आपसे किसी प्रकार की फीस नहीं ली है, मैं जो भी सेवाएं दे रहा हूं मेरी तरफ से फ्री सेवाएं, ठीक है। आपका काम यह है कि अगर आप मेरी फ्री सेवाओं से संतुष्ट हैं देन आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी फ्री सेवाएं आपके लिए उपयुक्त नहीं है देन आराम से स्किप कीजिए और जाइए। आप यहां बैठ के कि आपकी दुकान में सामान नहीं है, आप में दम नहीं है, किसको उकसा रहे हैं? अब कोई बच्चे थोड़ी बैठे यहाँ पे कि उसको आप उकसाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि दुकान में सामान है या नहीं है वो मुझे बेटर तरीके से पता है, और किस क्लास का लिखना होता है, क्या लिखना होता है, क्या मटेरियल प्रोवाइड करवाने होते हैं, एज ए इंस्टीट्यूट मुझे जो ठीक लगता है उस पर काम कर। लॉ के फील्ड में हर व्यक्ति काम कर रहा है। आप मेन इंस्टीट्यूट को देखेंगे, सब आपको मेंस के क्वेश्चन आंसर कोई क्या करवा रहा होगा, कोई क्या करवा रहा होगा। जजमेंट राइटिंग आमतौर पे फ्री में कोई नहीं करवाता, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। ऐसे के पास का मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन पड़ा हुआ था, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो लॉ में है उस पर काम करना चाहता हूँ इन 40 दिनों के अंदर। और मेरा वही एरिया माइंड सेट है कि उसी में मैं काम करूं ताकि 5, 5, 10, 10, 12, 15 नंबर जितने की आपकी मदद कर पाऊं, उतना मेरा आपके सिलेक्शन लेवल में सहयोग हो पाए, उतना मैं सहयोग करने का प्रयास करूं। तो अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आया, आप आराम से स्किप कीजिए, किसी को बुरा ना बोले, किसी चीजों के स्क्रीनशॉट लेके इधर उधर करें, किसी की शिकायतें करें, ये आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे। क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट के रूप में फीस नहीं लेता हूं तो नेचुरल सी बात है कि मैंने कोई बुरा नहीं किया। मैं जो भी कर रहा हूं पॉजिटिव सेंस कर रहा हूं, मेरी तरफ से तो मुझे कोई बददुआ ही नहीं आती। अगर मैं आपसे 10-20 हजार फीस लेता फिर आपको फैसिलिटी नहीं देता, देन ये समस्या हो सकती थी कि मैं पाप कर रहा था। आप मुझे भला बुरा कह सकते हैं, पर मेरी तरफ से सारी सेवाएं फ्री है, तो आप ऐसे बोल ही नहीं सकते कि सर दुकान में सामान नहीं है, इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गए, ये है वो है, बहुत चीजें बोलते हैं। देखो पर्सनल स्टूडेंट इतने गुस्से में होते हैं, पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा है। या तो हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ऐसा, जो भी है मैं उसके रिगार्डिंग बात नहीं करना चाहता। ऐसे कल एक साथ मैं 50% मटेरियल लगभग 30-40 पीडीएफ एक साथ शेयर करूंगा। उसके बाद और 40-50 पीडीएफ आपको 2-4 दिन के अंदर शेयर कर दूंगा।
तो ऐसे वाला मटेरियल मेंस के ग्रुप में डायरेक्ट शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से आराम से रिसीव कीजिए, पढ़िए, चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास करें, अपने अकॉर्डिंग पढ़ें। 40 दिन है, रीडिंग करें। फिर भी मेरा सजेशन है, ऐसे पर एक अलग से क्लास लूंगा, वहां बता दूंगा ऐसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन से एक्सपेरिमेंट मत करना, कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक ऐसे के कौन से होने चाहिए, उन इंपोर्टेंट टॉपिक को भी इसी क्लास में डील कर दूंगा। संभवतः ये क्लास टुमारो कंडक्ट करेंगे, कल कंडक्ट करेंगे, ठीक है, जो ऐसे पर स्पेशल क्लास में कंडक्ट करूंगा, टॉपिकों पर बात करूंगा। अब नेक्स्ट चीज कि अकेले जाने के लिए मैंने क्यों बोला था, इस चीज पर मैं बात कर रहा था कि अकेले चले जाओ उसका क्या फायदा। देखो पेपर बेयर एक्ट पे आएगा, जितना आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके छोड़कर पढ़ेंगे उससे डीप कंसंट्रेशन आएगा, और डीप कंसंट्रेशन आपको लर्न करने में मदद करेगा। इतना कम समय घबरा के याद नहीं कर पाओगे बेयर एक्ट को आप, क्योंकि आपको बेयर एक्ट याद नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। तो जो सेक्शन आपको प्रॉपर दिए जाते हैं उनको डेली के डेली याद करना पड़ेगा, और याद करोगे तभी आप मेंस में लिख पाओगे। सबसे पहली दिक्कत है कि आप सेक्शन लिख ही नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है यहां तो याद कर लिया। दूसरा कि आपको अब जरूरत क्या है कि पेपर बेयर एक्ट से आएगा, इसके बाद आपको जजमेंट की जरूरत है। जजमेंट का या तो आप फॉर्मेट से काम चला सकते हैं और ई कोड से कुछ जजमेंट डाउनलोड करके काम चला लें, और या फिर आप 1 घंटा फिक्स कर लें कि सर डिलीवर लो पे रेगुलर अगर जजमेंट की क्लासें चली ही रही है, मैंने जैसा आपको बोला है, तो यहाँ 1 आवर फिक्स कर लें कि एक क्लास आएगी, वो देख लेंगे। रोज शाम को 7 से 8, 8 से 9 1 घंटे अपना यूट्यूब ऑन करें, देखे कि क्लास है, उसको देखा और चले जाए। और 1 घंटा ऐसे का फिक्स कर लें कि मुझे ऐसे करना है। गूगल पे जाएं, चैट जीपीटी सर्च करें, चैट जीपीटी पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे वहां, और वहां पर लिख दें कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ ऐसे चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट पर ऐसे, तो वहां पर आपको प्रॉपर ऐसे बना हुआ मिल जाएगा, प्रस्तावना से लेकर कंक्लूजन तक सारा मटेरियल बढ़िया पेरा के साथ, और शानदार ऐसे मिलता है। वहां से उठाइए मटेरियल, याद कीजिए, कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़िए। समय खराब नहीं करना है। आप ऑनलाइन दुनिया से आपको गायब होना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप सोचते हो कि इन 40 दिन में, 35 दिन में कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूट आपकी लाइफ बदल सकता है, तो ये बिल्कुल झूठ है। मैं चाहकर भी इन 35-40 दिनों में कुछ चेंज नहीं कर सकता। एक प्रॉपर एरिया पे काम कर सकता हूं, और प्रॉपर एरिया मैंने बता दिया कि मैं जजमेंट राइटिंग ऐसे और कुछ कंसेप्चुअल लॉ के क्वेश्चनों पे काम करना चाहता हूं। इन 35-40 दिनों में मैं उसी पे काम करना पसंद करूंगा। सेकंड बात कि जब आपको 1 घंटे 1 आवर अगर इंटरनेट ऑन करके उसमें आपको चैट जीपीटी और जो भी क्लासें देखनी है, 2 आवर में अगर आपका काम हो रहा, बाकी टाइम आपका फोन होना चाहिए ऑफ, और फोन ऑफ करके बैरेक्स के साथ झगड़ा करें, याद करें, वहीं से आपका सॉल्यूशन निकलेगा। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको काम करना है कि पेपर मस्ट बी कंप्लीटेड, और पेपर कंप्लीटेड कैसे होगा उस पर बात करें। तो पेपर कंप्लीटेड करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको 15 टेस्ट पेपर देखने होंगे। 15 टेस्ट पेपर किसी भी इंस्टीट्यूट के देखो। अगर टेस्ट पेपर के अंदर जजमेंट राइटिंग इंक्लूड है तो वो पेपर 3 आवर में कंप्लीट करें, और जिन पेपरों में जजमेंट राइटिंग इंक्लूड नहीं है, प्रॉपर सब्जेक्ट के टेस्ट है, तो वहां पर आप उसको 2.5 आवर में कंप्लीट करें। अगर इतने समय में आप पूरी कॉपी को कंप्लीटली टेस्ट पेपर को अटेंड कर पा रहे हैं, देन आप मेंस के लिए लिखने के लिए तैयार है, और कम से कम 15 टेस्ट पेपर पे प्रयास करें। मैं भी अपनी टीम को बोल दूंगा कि जो हमारी 500 रुपए में 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे थे, उन टीम को बोल दूंगा कि अगर कोई बच्चा आकर 15 टेस्ट भी मांग रहा है तो उसको फीस में जो भी रिलैक्सेशन हो सकता है, कि जैसे 50% करनी है या 300 रुपीज करनी है, वो जैसी भी टीम को ठीक लगता है, क्योंकि टेस्ट पेपर वही बनाती है। मैं तो क्वेश्चन फ्रेमिंग करके दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन टेस्ट में
डालने, टिप उन्हीं को बनाना होता है, उन्हीं का कॉस्ट आता है, और जो भी फीस लेते हैं सिर्फ उनके कॉस्ट की फीस लेते हैं, हम उस पर किसी प्रकार का इनकम जनरेट करने के उद्देश्य से नहीं करते। तो मैं बोल दूंगा अगर 15 टेस्ट भी किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं पर्सनली। आप अदर इंस्टीट्यूट की भी किसी की भी अटेंड कर रहे हैं तो ये टाइमिंग का ध्यान रखिए कि जजमेंट 3 घंटे और विदाउट जजमेंट है तो 2.5 घंटे में पेपर अटेंड करना, और कम से कम 15 पेपर लगा कर देखिए। एक पेपर लगाकर देख लिया, आपको लगा कि 2.5 घंटे में हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर पेपर कर पाओगे। चीजें होती कि एक पेपर के सारे क्वेश्चन आपको आ रहे थे, अगले पेपर में नहीं आ रहे, तो वहां टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले पेपर कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, पेपर में ऐसे पर एक्सपेरिमेंट होंगे, ऐसे रेंडमली बहुत न्यू टॉपिक्स पर ऐसे आएंगे जहां पर लिखना आसान नहीं होगा। जैसे जनरेशन गैप आ गया, आप नहीं लिख सकते जनरेशन गैप को बहुत अच्छी तरीके से। उस टॉपिक पर आप जाओगे, 8 लाइनें 10 लाइनें लिखोगे, इंग्लिश में जनरेशन गैप आता है, 8 लाइनें 10 लाइनें लिखने के बाद आपको शब्द नहीं मिलेंगे। जिसे 2018 में जॉय ऑफ रीडिंग दिया, तो कहीं बच्चों को इंग्लिश ऐसे पे टॉपिक लिखने में, इंग्लिश ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं उनको डील करने में दिक्कत है। ये पिछली बार आ गया था एक टॉपिक, बढ़ती भौतिकता और घटते नैतिक मूल्य, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, वो बाहर निकलकर पूछ रहे थे कि सर ये टॉपिक क्या था। ये कहा बढ़ती भौतिकता का मतलब है कि सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है और आपके अंदर मोरल वैल्यूज है वो कम होती जा रही। अब मोरल वैल्यूज और भौतिकता का मतलब फैसिलिटीज की में बढ़ावा करता जा रहा है आदमी, और मोरलिटी कम होती जा रही। जैसे यही मान लो कि आप दिन भर पिताजी के सामने बैठ के मोबाइल चलाते हैं, पिताजी से आपने जो गुण सीख लेते हैं, उनसे बात करके सीख लेते हैं, उनके साथ समय बिता के, वो आप कर नहीं रहे तो आपके नैतिक मूल्य डाउन होने हैं। या सुख सुविधाओं के बच्चे आजकल सुख सुविधाओं के आदी हो गए हैं, और वो सुख सुविधाओं से मतलब है, उनको नैतिकता से कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा उसको को रिलेट करके ये चीज ऐसे लिखना था, और पिछली बार लगभग 80% ने इसके जो अपोजिट में ऐसे आया था वो लिखा था। 20% या 10% बच्चों ने इस टॉपिक पे ऐसे लिखा, पर जितने भी इस पर ऐसे लिखा बहुत अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि आप लीक से हटके काम कर रहे होते हो तो आपको एप्रिसिएट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। पर ऐसे में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। मैं ऐसे के टॉपिक, ऐसे की क्लास लूंगा, वहां बता दूंगा। दूसरा, जो भी लॉ का पेपर आएगा वहां 65-35 का रेशो आएगा, कि 65% पेपर बेयर एक्ट के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो होंगे, और 35% कंसेप्चुअल होंगे। तो कंसेप्ट पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट में एक ही चीज अगर थोड़ा भी कंसेप्ट डाउन है तो पूरा 3 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट 0 आता है। जैसे मैथ्स में नहीं कहते क्या कि फॉर्मूला में लगाने में गलती होगी या छोटी सी भी कोई गलती कर गए तो पूरा आंसर बदल जाएगा, 0 नंबर आता है। वहां आपने आधा सही किया था, आधा गलत किया, कोई मायने नहीं रखता। तो 65-35 के रेशो पर बात करें, मैं 25-25 30 लो के टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा कि इनको तो आप प्रीपेड ऐसे बना के जाए, बाकी में आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर फोकस करें। एक एपीओ वालों के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, देयर वाज ए इशू। एक इशू ये है कि मेरे पास 1 आवर तो क्लास लेने का चाहिए, और 1 आवर उस क्लास को लेने से पहले प्रिपेयर होने का भी चाहिए, प्रिपरेशन का भी। और मेरे पास 4 आवर का समय मिलता है दिन भर में, और बाकी मुझे नहाना पूजा करना होता, अपना ऑफिशियल जो डेली रूटीन्स वर्क होते हैं वो भी हमें करने होते हैं। तो मैं क्लास लेने का, मैंने 3 आईपीसी की क्लासें रिकॉर्ड करी थी, और वो क्लास अभी भी रिकॉर्डेड रखी है, मैं कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहा। अब एक एपीओ मैम है, उन मैम को मैंने हायर किया है, और मैम ने संडे से क्लास स्टार्ट करने का मेरे को बोला है। संडे का हो सकता है मंडे ट्यूसडे चला जाए, पर अब मुझे वहां पर थोड़ा सेटअप करके देना होता है। जैसे आप नई जगह पर क्लास के लिए सेटअप करते हो तो यहाँ 50,000 रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, और मुझे सारा फाइनेंशियल भी व्यवस्था करके उनको सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाने हैं, ताकि वो अपने घर से स्टूडियो के रूप में एक इंस्ट्रूमेंट उनके पास हो और वो क्लास कंडक्ट कर सके एपीओ के लिए। तो वहां एक एपीओ की क्लास है, मैं 5-6 दिन के अंदर स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो आपके मैसेज आएंगे, आप कमेंट करेंगे, आपकी बात जायज है कि मैं ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां यहाँ काम कर रहा था एपीओ पर फ्री निःशुल्क,
और मेरे बंद होने से आपकी तैयारी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मैं सारी चीजों को समझता हूँ, पर आप मेरी मजबूरी भी समझ पाते हैं कि उतना ही समय मिल पाता है। मैं एक फॉर्मेलिटी के रूप में आपको पढ़ाऊंगा और आपको आधे घंटे की क्लास लेकर आज ली कल नहीं ली परसों ली कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा तो आपका भी समय खराब कर रहा हूं, एक इंस्टीट्यूट के रूप में मेरी वैल्यूएशन भी खराब कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं प्रॉपर रूटीन वर्क में क्लासें आए और प्रॉपर चीजें हो। मैं 1 सितंबर को इन स्टूडेंट के जब मेंस कंडक्ट हो जाएगा तो 2 सितंबर से मैं खुद भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैम एपीओ मैम है, ये आपको रेगुलर इस संडे से या मंडे से ही क्लासेस स्टार्ट कर देगी और मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाने। आपके कमेंट्स मेरे लिए मायने रखते हैं, आप बोलते हैं सर एपीओ एपीओ एपीओ, मुझे याद है, मुझे भी चिंता है कि मुझे बच्चों के लिए करना, मैं इमोशनली अटैच होता हूं बच्चों से, आप समझते हो इन चीजों को, और मुझे भी पता है कि कई बच्चों के प्रति मेरी जवाबदेही है, हर स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट और सामने वाले व्यक्ति के पक्ष उसकी सारी चीजों को सेटिस्फाई करने के बाद और भी रिलेवेंट मैटर चलते हैं, कहीं लीगल इश्यूज में भी हम फंसे हुए होते हैं, उन सबको मैनेज करके चलना होता है। आप बच्चे की तरह अपनी बात रख देते हैं, मैं कहां किसी के पास जाके अपनी बात रखूं। मुझे 50,000 रुपए मैनेज करने, तो मुझे पता है कि 50,000 कहां से मैनेज करके उनको इंस्ट्रूमेंट दिलाने। तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हूं। मैं 1 जुलाई से इस चीज को तैयार एपीओ की क्लास के लिए पूरा मानस बना के बैठा था। मैंने डिसाइड किया था सुबह एपीओ पढ़ाऊंगा, शाम को आरजेएस पढ़ाऊंगा, और मैं इसके लिए तैयार भी था, पर कहीं ना कहीं 2-3 दिन 4 दिन क्लास रिकॉर्ड करने के बाद टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पाया। तो मैंने देखा कि कम से कम 8 दिन की 7 दिन की क्लास रिकॉर्ड हो जाए तो मैं 14-15 तारीख से उनको अपलोड करना शुरू कर दूं, एडवांस में क्लासेस रिकॉर्ड हो, पर टाइम मैनेजमेंट बैठ नहीं पा रहा था। अब आरजेएस के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा काम करना होगा तो थोड़ा सा समय का और दिक्कत आएगी। इस संडे से एपीओ की क्लासें मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। एपीओ है मैम जो क्लासें पढ़ाएंगी और उनको बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, आपको चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे वो हो, जैसा मैं पढ़ाता हूँ सेम कंसेप्ट में पढ़ाएंगी। मैम इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम को पढ़ाएंगी, स्पेशली बिलोंग करती है मैम इंग्लिश मीडियम से, पर उनका प्रीवियस पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से है, तो वो दोनों ही चीजों को ठीक से डील कर पाती है, इसीलिए मैंने उनसे बात की है और वो पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको। तो आप थोड़ा सा सब्र और रखें, जब आपने इतना समय वेट किया है तो थोड़ा सा और समय दे मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी सारी व्यवस्थाएं भी करनी होती है। यहां से मुझे लगता है कि कई चीजें आपके दिमाग में क्लियर होगी। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अभी मैं ग्रुप में वापस मैसेज डलवा दूंगा। मैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरे टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन में सेक्शन लिख के दे दूंगा कि भाई आप इस पे ये सेक्शन लिखना था, इसके आंसर में इस पे ये सेक्शन के साथ ये के फ्लोज लिखना, जैसा आप चाहें वैसा कर देंगे, नो इशू। थैंक यू सो मच, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया और आप सब समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करके और तोड़ के रख दे। ये 40 दिन 222 वैकेंसियां वापस नहीं आने वाली और ये एक निर्णायक रोल अदा करेंगी। अब पिछली बार 120 वैकेंसी थी, जैसे मैंने कट ऑफ वाले पेज पर बात करता हूं मैं आपको, यहां 120-21 वैकेंसी में ये कट ऑफ थी। इससे पहले 198 वैकेंसी थी, 120 कट ऑफ गई थी मिनिमम। अब भी आप मान के चलें कि इस नंबर से 5-5 नंबर तो कम कट ऑफ जाएगी सही, क्योंकि मेंस में स्केलिंग होती है, नंबर नहीं देती। तो यहां से जनरल वाले 145, ईडब्ल्यूएस वाले 140, ओबीसी वाले 135 को टारगेट करें कि ये मिनिमम कट ऑफ जाएगी और इससे 15 नंबर कम से कम 15 मार्क्स आपको ऊपर लेने हैं। किस एरिया से नंबर लेने, कहां से कवर करने, आप समझ सकते हो। मैंने बता दिया कि लो में 60 नंबर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो आप जितना लो पे काम कर रहे हैं सिमिलर वर्क आपको ऐसे पर भी करना होगा। आपको आपका टारगेट सेट करना है, जजमेंट राइटिंग से कितने नंबर लेने, 3-3 नंबर वाले जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे, और अगर एक जगह से मैं कवर नहीं कर पाता हूं तो उसका कंपनसेशन या रिइंबर्समेंट कहां से करूंगा, वो पूरा माइंड सेट आपको सेट करके उसके अकॉर्डिंग तैयारी का मानस बनाए। इंपोर्टेंट सेक्शन, जजमेंट राइटिंग और ऐसे मटेरियल में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं क्लास